मैं हमेशा इनके स्नेह का सुपात्र रहा हूँ, इनके प्रेम का सुपात्र रहा हूँ। तो मैं अब बात शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे दोबारा इस मंच पर आने का अवसर दिया है और मैं आपके लिए मेरे पास अब शब्द नहीं है कि आप किस तरीके से कितना भगीरथ प्रयास कर रही हैं, जो हम लोगों से छूट रहा है। जो हम लोगों से छूट रहा है और आपने हम लोगों को पुनर्जीवित किया है एक तरीके से। हम हालाँकि मरे नहीं थे लेकिन सुषुप्तावस्था में एक तरीके से आ गए थे। तो आपने हमारी मेधा को हमारे क्या कहना चाहिए रचनात्मकता को फिर से पुनर्जीवित किया है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, थैंक यू सर। जैसा कि हाँ, आम तौर पर तो मंच पर अभिनय संबंधी बातें की जाती हैं, लेकिन मैं आज अभिनय से हटकर बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मंच पर केवल अभिनेता ही नहीं होता है। मृदुला जी प्रणाम, मैं आपको पहले देख नहीं पाया था। मृदुला जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। जी 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 जी। तो मृदुला जी मंच पर नमस्ते। बहुत ज्यादा नमस्ते कर रहा है आपको। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आपकी मंच तरफ पर रोशनी केवल कम है अभिनेता ही नहीं मृदुला जी। होता है। हाँ, वो कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझसे। पंत सर भी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही हूँ ठीक से। ट्यूब की तरफ मुंह करिए, ट्यूब की तरफ मुंह करिए। हाँ, पीछे की नहीं, रोशनी ट्यूब की तरफ मुंह नहीं है, वो जुड़ नहीं पा रहा है। चलिए कोई पता बात नहीं नहीं, क्या। कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मंच पर अभिनय के अलावा ही बहुत कुछ होता है और मंच के लिए डिजाइनिंग हमें जो करनी है मंच के लिए करनी है और अभिनेता के लिए करनी है, निर्देशक करने के लिए करनी है और जो आलेख है उसके लिए करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें, ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम नाटक के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर नाटक है क्या। तो पिछले 35 वर्षों में मैं नाटक को जानने की जो कोशिश कर पाया हूँ, उससे मैं इस निष्कर्ष पर निकला हूँ कि मैं एक, अगर इसको परिभाषा कहूँ तो ज्यादा उचित होगा, जीवन और संसार से जुड़े हुए किसी भी यथार्थ अथवा काल्पनिक भाव, विचार या क्रिया को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किसी निश्चित समय और स्थान पर अभिनेताओं के माध्यम से दर्शकों तक संप्रेषित करना नाटक या अभिनय की एक रचना प्रक्रिया कहलाई जा सकती है। अब ये केवल मंच के लिए ही नहीं, जो हमारे मित्र फिल्म या टेलीविजन से भी हैं, तो उनके लिए भी मैं बात कह दूं कि मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए थे, निश्चित समय और स्थान। तो निश्चित समय और स्थान कैमरे के आगे भी तय होता है। कैमरे का फ्रेम, उसका मूवमेंट, अपने एक्सिस पर मूवमेंट, जूम इन जूम आउट, टिल्ट अप टिल्ट डाउन, पैन राइट पैन लेफ्ट, ये तो है ही है। इसके अलावा अपने एक्सिस से हटकर जो मूवमेंट करता है वो निश्चित अपने फ्रेम में एक निश्चित एरिया को पहले से कंसीव करके, डिजाइन करके उसको कवर करता है। तो वहां भी निश्चित समय और स्थान की बात आ ही जाती है, लेकिन मैं बार बार मंच और टेलीविजन या फिल्म की बात न कह के केवल मंच की बात करूंगा। अच्छा, अब हमने ये जान लिया कि आखिर नाटक है क्या, ठीक है। तो इससे क्या वो एक निष्कर्ष निकलता है, नाटक मुख्यतया अमूर्त को मूर्त में बदलने की एक रचनात्मक सोद्देश्य प्रक्रिया है। अमूर्त को मूर्त में पेंटिंग में भी बदला जाता है, मूर्ति शिल्प में भी बदला जाता है, लेकिन पेंटिंग क्योंकि स्टैटिक है और नाटक या अभिनय जो है अविराम गतिमान क्रिया है घटित होने की। अब वो उसमें भाव घटित हो रहा हो या विचार घटित हो रहा हो या कोई क्रिया घटना अपने आप में घटित हो रही हो, तो ये घटित हो रहा होता है। ये कहाँ घटित हो रहा होता है? अभिनेता के शरीर में, और अभिनेता जिस समय और स्थान में है वहां पर ये घटित हो रहा होता है, ठीक। अच्छा, अब क्योंकि हमने विश्व भर के तमाम नाटकों, तमाम शैलियों को पढ़ा है, मंचन किया है, तो निर्देशकों को जरूरत पड़ती है कि भाई केवल अभिनेता के माध्यम से नहीं, मंच पर जो भी दृश्यमान है। एक चीज और मैं बता दूं, मंच पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दृश्यमान है, तब भी स्थान तो है ही है, क्योंकि निर्देशक अभिनेता के शरीर में भाव और विचार की ऑर्गेनिक हैपनिंग करा के
उसको निश्चित समय और स्थान में समायोजित करता है, चाहे स्थिर रूप में चाहे गतिमान रूप में। तो निर्देशक भी डिजाइन ही कर रहा होता है, भले वो स्पेस खाली हो। तो निर्देशक का अपना काम लगातार डिजाइन का चल रहा होता है, अभिनेता का अपने स्तर पर निरंतर डिजाइन का काम चल रहा होता है। अभिनेता अपनी वाणी में, शरीर में, मुखाकृति में, गति में, अंग विन्यास में, अभिनटन में ये काम का भाव और विचार को घटित करा रहा होता है प्रदर्शन के लिए। और वो कहाँ हो रहा होता है? निश्चित समय और स्थान में होता है। हर भाव, ये तो बहुत ही सूक्ष्म जो दार्शनिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये यहाँ पर इस समय इसको मैं नहीं कर सकता ज्यादा, कि अभिनय में भाव और विचार को शरीर में, मांसपेशियों में, तंत्रिका तंत्र में, रुधिर परिसंचरण में या ध्वनि के संवाद की ध्वनि की तरंगों में कैसे उसको समायोजित या विकल्पित किया जाता है, ये अलग संपूर्ण प्रक्रिया अलग है। आज मुझे सिर्फ स्थूल तत्व की अभिकल्पना की बात करनी है और मैं फिर से उसमें आ रहा हूं कि मंच पर अभिनेता के अलावा, अभी मैंने कहा कि एक तो खाली स्थान होता है, लेकिन खाली स्थान में जरूरत के मुताबिक, नाटक के आलेख के मुताबिक या निर्देशक द्वारा अभिकल्पित किए गए दृश्य विधान के मुताबिक सेट होता है, सेट से जुड़ी सामग्री होती है और वेशभूषा होती है, उसके बाद प्रकाश होता है या म्यूजिक होता है। ये सब हमारे निर्देशक के रचनात्मक सृजनात्मक संज्ञान में ही परिसीमित होता है, नियोजित होता है, भले उसको करने वाला कोई और होता है। लेकिन वो निर्देशक के जो रचना धर्मिता है, उसकी जो सृजनात्मकता है और उसके माध्यम से टेक्स्ट को जिस तरीके से वो दर्शक के दिलो दिमाग तक पहुंचाना चाहता है, उसके लिए वो जो भी दृश्य विधान का संयोजन करता है, उस दृश्य विधान में अभिनेता के अभिनय का संयोजन करता है, तो ये अपने आप में एक डिजाइनिंग है। अब मैं आता हूं वस्तु विशेष पर आता हूं। तो कहना क्या है कि अभिनेता निर्देशक की क्या मतलब एक रचनात्मक चुनौती या जरूरत होती है, और कभी कभी नहीं भी होती है, नुक्कड़ में हम ये काम ज्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन दी गई संभावनाओं और परिस्थिति के हिसाब से तो हम हर जगह काम करते हैं। कई बार हमारे नाटक में हमें किसी भी सेट प्रॉप की जरूरत ही नहीं होती है, बेयर स्टेज होता है, तो वो भी एक अभिकल्पना ही है। खाली वैक्यूम में अभिनेता के भाव विचार की जो तरंगे आ रही हैं और उनको कौन सा स्थान या कौन सी गति दी जा रही है, कौन सी स्थिति दी जा रही है, कौन सी गति किस दिशा में दी जा रही है, तो दिक और काल का, टाइम एंड स्पेस का हमेशा डिजाइनिंग और परफॉर्मिंग आर्ट संबंधित डिजाइनिंग में तो उसका इस प्रकार से महत्व है, जिस प्रकार से पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके बगैर पानी संरचित नहीं हो सकता। उसी प्रकार से टाइम एंड स्पेस में ही जो कुछ होगा वो टाइम एंड स्पेस में घटित होगा, चाहे वो स्थिर हो चाहे चलायमान हो। तो अभिनेता को कभी खड़ा रखा जाता है, उसको कभी गति दी जाती है और गति में दिक यानी दिशा तय की जाती है, दर्शकों के सामने एक सापेक्ष दिशा तय की जाती है। ये अलग बात हो गई। लेकिन हम तो कह रहे हैं भैया उस वस्तु की बात, जैसे लकड़ी का सामान है, सेट बन रहा है, कपड़ा है जो अभिनेता ने पहना है, और निर्देशक का जरूरत कहिए या इच्छा कहिए या धर्म कहिए, ये भी है कि भाई नाटक के आलेख में जो कुछ है, अगर उसको समग्रता में पूरे प्रभाव के साथ दर्शक के दिलो दिमाग तक पहुंचाने की बात की जाए, तो क्या इन चीजों की भी मदद ली जा सकती है? क्या इन चीजों की भी मदद ली जा सकती है जो स्थिर है, जो अभिनेता की तरह जीव नहीं है? अभिनेता तो बात मान लेगा, समझ जाएगा, फील कर लेगा जो निर्देशक कह रहा है या अपने स्तर पर जो उसने अध्ययन किया है, लेकिन एक कपड़े का टुकड़ा कैसे करेगा, लकड़ी का टुकड़ा कैसे करेगा? लेकिन निर्देशक की रचनात्मक चुनौती है या दायित्व है या धर्म है कि भाई जो भी स्टेज पे दिख रहा है, जो विजुअल है, भले वो जड़ है, उसके माध्यम से भी अगर वो बात चली जाए नाटक के हित में या अभिनेता के हित में, तो क्या बुरी बात हो भाई? तो और अच्छी बात हो, नाटक का प्रभाव द्विगुणित हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में हमको अभिनेता से जो काम लिया जा रहा है वो मंच पर अभिकल्पित स्थिर जड़ वस्तु से भी लिया जाना है। तो कैसे लिया जाए भाई? लकड़ी तो फील करेगी नहीं, कपड़ा तो फील करेगा नहीं, निर्देशक की इच्छा और वक्तव्य के अनुसार वो अपना कुछ मतलब कार्य कर ही नहीं पाएगा। बस उनकी एक चीज है कि वो दिखाई पड़ती हैं,
तो इसका मतलब उनके दिखाई पड़ने में ही कुछ ऐसा किया जाए कि जो मंच पर उपस्थित चेतन सत्ता यानी अभिनेता के माध्यम से हो पा रहा है उसको सपोर्ट मिल जाए, उसको एडिशन मिल जाए। तो अब हमें सोचे, पहला हमारा स्टेप क्या हो जाता है चिंतन करने का कि चीजें दिखाई क्यों पड़ती हैं। बहुत से लोग कहते हैं तुरंत बिना सोचे समझे कह देते भाई आंखों से दिखाई पड़ती हैं। बहुत से लोग थोड़ा और बुद्धि लगा देते हैं प्रकाश से दिखाई पड़ती हैं। तो मैं कहता हूं आंखों से हवा क्यों नहीं दिखाई पड़ती, प्रकाश से हवा क्यों नहीं दिखाई पड़ती। इसका मतलब दिखाई भी वही चीज पड़ती है जिसमें दिखाई पड़ने की सामर्थ्य हो। तो इस वस्तु में जो भी दृश्यमान जगत है, जो हम मंच पर जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उनमें ऐसी क्या बात है, क्या है जो दिखाई पड़ता है। तो इसका गहन चिंतन मनन करने के बाद भी, कभी बहुत गहन चिंतन मनन करने के बाद पता चलता है, कभी स्पष्ट पता चल जाता है। क्या होता है भाई? लाइन, कलर, टेक्सचर, मास, एक रेखाओं का संयोजन होता है, दूसरा रंग होता है, तीसरा टेक्सचर होता है जिसको सतह की बुनावट कह सकते हैं। अभी तक बिल्कुल एप्रोप्रिएट हिंदी में मेरा शब्द नहीं आया मेरे दिमाग में। एक बार मेरे गुरु एचबी शर्मा साहब ने कहा भी था, मैं उसे याद नहीं कर पाया, कॉस्ट्यूम के जो मेरे गुरु थे। तो खैर, तो लाइन, कलर, टेक्सचर, मास। मास को हम दो भागों में बांटते हैं, शेप एंड साइज। शेप है आकृति, आकृति यानी शक्ल यानी सूरत। साइज माने आकार, छोटा या बड़ा। आमतौर पर हम आकार किसी भी दिखाई पड़ने वाली वस्तु को कह देते हैं कि यह साकार है, लेकिन टेक्निकल टर्म में, वैज्ञानिक भाषा में कहें तो आकार है साइज, छोटा या बड़ा। आकृति है शेप, शेप यानी शक्ल यानी सूरत वस्तुओं की। तो जो दृश्यमान वस्तुएं वो क्यों दिखाई पड़ती हैं, उनमें रेखाओं का समायोजन होता है, उसमें रंग होता है कोई ना कोई, या कोई ना कोई टेक्सचर होता है, शेप एंड साइज होता है। ये चारों पांचों चीजें मिलके वस्तु में दिखाई पड़ने की सामर्थ्य पैदा करती हैं। जैसे मैं अब ये गिलास यहाँ पर ले रहा हूं, अगर आप लोगों को गिलास दिखाई पड़ रहा हो, नहीं दिखाई पड़ रहा हो, चलिए दिखाई पड़ रहा होगा। ये गिलास है, थोड़ा सा है, ये वेलनाकार है यानी आकृति। आप कहेंगे भैया इसमें रेखा कहाँ है? तो नहीं, कभी कभी रेखा सरफेस में नहीं होती है, लेकिन रेखाओं के माध्यम से वस्तु का आकार या आकृति सुनिश्चित होती है। रेखाओं के पैटर्न, ये लेटरल लाइंस हैं, ऊपर जो है वृत्ताकार घेरा है, नीचे वृत्ताकार घेरा है, और ये मेटल है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, अपारदर्शी है। इसका एक टेक्सचर है, इसका एक कलर है, जो भी है, जिस वजह से ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये लाइनें अगर कहीं बीच में नहीं है भी हैं तब भी रेखाओं का अस्तित्व है। तो रेखाओं को यहाँ पर ये कहा जा सकता है, रेखाएं वो एलिमेंट हैं, वो तत्व हैं जिनसे किसी वस्तु की आकृति का आभास होता है, पर्टिकुलर आकृति का। अब जैसे ये मेरा पेज है, पेज में रेखाएं हैं, सरफेस है, इसमें रेखाएं हैं, लेकिन कभी कभी कपड़ों में रेखाओं का पैटर्न होता ही है, वो मैं आगे बात करूंगा। किसी वस्तु में भी रेखाओं का पैटर्न होता है। तो उन रेखाओं के पैटर्न से भी हम बात कह सकते हैं। बात कह सकने वाली बात तो आगे आएगी अभी। तो हमने क्या जान लिया भाई, ये चार पांच चीजें जिनकी तरह से, जिनकी वजह से वस्तु दिखाई पड़ती है। अब वो चाहे लकड़ी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे धातु हो, ठीक है, चाहे खंबा हो, कुछ हो। अब निर्देशक को, ये डिजाइनर को यही करना है कि ये कैसी दिखाई पड़े कि नाटक में जो कथ्य है या पात्र से जो इसका अंतर संबंध है, पात्र के चरित्र चित्रण को संप्रेषित करने में इसका जो योगदान हो सकता है, तो इसके लिए इसके दिखाई पड़ने को सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसकी रेखाओं को, इसके आकार को, इसकी आकृति को, इसके रंग को, टेक्सचर को सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें फिर इनका भी अध्ययन करना है। पहले हमने जान तो लिया कि ये एलिमेंट होते हैं जो, तो वस्तु को दिखाई पड़ने के जो कारक घटक तत्व होते हैं, वही वस्तु की अभिकल्पना के भी तत्व होते हैं। तो इनको हम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन भी कहते हैं। ये चाहे पेंटिंग से मतलब रखते हो, चाहे मूर्ति से मतलब रखते हो, चाहे सेट से मतलब रखते हो, चाहे कॉस्ट्यूम से मतलब रखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तय होता है। लेकिन पहले हम इनको भौतिक रूप में समझते हैं ताकि उनकी प्रकृति समझी जाए। लाइनें कितने प्रकार की होती हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन,
वर्टिकल लेटरल लाइन जिसको हम डायगोनल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डायगोनल लाइन, ठीक है, या लेटरल लाइन, और कर्व्ड लाइन, जिगजैग लाइन। तो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, हम पहले चीजों को भौतिक रूप से समझते हैं। मैं उन बच्चों से बात ज्यादा मुखातिब होऊंगा, आप लोग तो सिर्फ यह है कि एक साक्षी, इस कक्षा की साक्षी बनकर आप लोग आए हैं। जो बच्चे जो हमारे बड़े बड़े स्कूल या कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते, उनके लिए मैं कहता हूं कि बेटा, अगर आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं भी जा पाते, तो क्या होता है ना, ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन ट्रेनिंग कई लेवल पर होती है। या तो इंस्टीट्यूट से होती है, या किसी योग्य व्यक्ति के सानिध्य और मार्गदर्शन में होती है, या फिर आपका काम आपको ट्रेनिंग देता है। आप अपने काम को साक्षी भाव से, गुरु की हैसियत से देखते करते आगे बढ़ेंगे तो आप विकसित होंगे। इसके लिए हमारी माइथोलॉजी में ग्रेटेस्ट उदाहरण है सेल्फ मेड स्कॉलर, सेल्फ मेड कौशल पूर्ण व्यक्ति रहा है एकलव्य। आप जरा सा ये सोचिए, एकलव्य ने कैसी ट्रेनिंग करी होगी भाई, कि वो अर्जुन से जो एकेडमी में पढ़ा है, द्रोणाचार्य की एकेडमी में धनुर्विद्या सीख रहा है, उससे ज्यादा बेहतर उसने सीख लिया। क्या बिना डेवलप किए ऐसा हो सकता है? बिना डेवलप किए ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिना ट्रेनिंग के ऐसी हो सकती है? नहीं हो सकता है। तो एकलव्य का ट्रेनिंग कौन था? शिष्य एकलव्य के सामने गुरु एकलव्य उसका ट्रेनर था। क्या विवेक, वो द्रोणाचार्य की वो मिट्टी की मूर्ति उसको कुछ बता पा रही होगी? और क्या एकलव्य नहीं जानता था कि ये मूर्ति मुझे कुछ नहीं बता पाएगी? वो मूर्ति स्थापित करना तो उसका एक दृढ़ संकल्प था कि हाँ, मैं पाऊंगा, मैं सीखूंगा, मैं अपना बेटरमेंट करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। उसकी संकल्प शक्ति, उसकी दृढ़ता, और स्वयं अपनी खोज के साथ एक एक पल को एक एक युग तक की तरह विश्लेषित करते हुए जब वो आगे बढ़ा, धनुष को समझते हुए, तीर को समझते, धनुष और प्रत्यंचा के अंतर संबंध को समझते हुए, उसकी तन्यता प्रत्यास्था को समझते हुए, और किस प्रकार से सामने लक्ष्य है, किस प्रकार के लक्ष्य के लिए किस प्रकार से उसको एम साधना है, धनुष की उसकी ग्रिप क्या होगी, उसका स्टांस क्या होगा, उसका कोण क्या होगा, कितना तो उसने ट्रेनिंग करी होगी। बिना ऐसा किए वो अर्जुन से आगे निकल सकता था? नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, जो नहीं जा सकते एनएसडी, जो नहीं जा सकते एमपीएसडी या भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, तो आप स्वयं अपने गुरु बनिए, बस उसकी अप्रोच होनी चाहिए। तो आप लोगों को मार्ग दिखाने के लिए मैं कह रहा हूं कि जड़ पदार्थों पर भी हम कितना कलात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उनको अभिव्यक्ति परक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, अभिव्यक्ति परक रेखा प्रदान कर सकते हैं, अभिव्यक्ति परक टेक्सचर प्रदान कर सकते हैं, अभिव्यक्ति परक रंग, आकृति और आकार प्रदान कर सकते हैं। किसके अनुकूल? आपके टेक्स्ट के अनुकूल। अब मैं यहाँ पर एक बात और कह देता हूं, आखिर नाटक क्या होता है, मैं जो शायद पहले भी कह चुका हूं, अमूर्त को मूर्त में बदलने का एक सृजनात्मक अनुष्ठान। अमूर्त क्या, हमारे पास स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में शब्द हैं, शब्द जड़ हैं, उन शब्दों के भीतर पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या भाव है, क्या क्या विचार है। वो एक सॉफ्टवेयर की तरह करोड़ों मिली माइक्रोन स्तर पर वहां विद्यमान है, उतने छोटे सूक्ष्म रूप में। क्या करता है निर्देशक और अभिनेता और अभिकल्पक? उस सॉफ्टवेयर, उस अमूर्त को अपने चिंतन और अपने एहसास ला। हेलो हेलो सर, आपका माइक बंद हो गया है। गतिमान शरीर में व्यक्त करता है या वस्तु के माध्यम से व्यक्त करता है? इसलिए हमको चीजों को, जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइनिंग है, उनको पहले भौतिक रूप से समझते हैं। तो रेखाओं का जैसा मैंने प्रकार बताया, तो इसी प्रकार से आप रेखाओं का प्रकार आपने समझ लिया। आप लोग कोशिश करिए कि किस रेखा से हमारे मानस पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। एक वर्टिकल लाइन आंखों के सामने आए तो उससे क्या क्या इंप्रेशन पैदा हो सकता है। वहीं पर वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए तो बात बदल जाएगी।
क्या होगा ये नहीं पता, ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बात बदल जाएगी इतना तो हम अपने विवेक से कह ही सकते। लाइन तिरछी हो जाएगी, 60 डिग्री पर आ जाएगी तो उसका जो संप्रेषण है वो बदल जाएगा। वो 45 डिग्री पर आएगी, उसका संप्रेषण बदल जाएगा। वो बिल्कुल धरातल के करीब आएगी तो उसकी अभिव्यक्ति बदल जाएगी। यहाँ पर आप समझ लेंगे क्या मात्र एक सीधी रेखा की अलग अलग स्थिति भी भाव और विचार को बदलने में कितनी समर्थ है। ये जब इनके मनोविज्ञान का बहुत अच्छी तरीके से चिंतन करेंगे। इसी तरह कर्व्ड लाइन है, इसी प्रकार जिगजैग लाइन है, इनका चिंतन करिए। कर्व्ड यानी मैं सर्कुलर नहीं कह रहा हूं, मैं कर्व कह रहा हूं, वलयाकार, घुमावदार, क्योंकि हर घुमावदार लाइन सर्कुलर नहीं होगी। सर्कुलर का पर्टिकुलर अर्थ है वृत्ताकार, जो 360 डिग्री में एक चक्र बना ले, कोण में घूमी हुई। लेकिन हर कर्व लाइन जो है वृत्ताकार नहीं होगी, इसलिए मैं कर्व्ड कहना ज्यादा उचित है ना। पैराबोलिक भी होती है, जैसे पार लाइट हम इस्तेमाल करते हैं तो पैराबोलिक एल्यूमिनाइज्ड रिफ्लेक्टर उसमें लगा होता है, इसलिए उसका नाम पार होता है ना। उसका पैराबोलिक शेप होता है, वो भी एक कर्व्ड शेप है। सर्कल भी एक कर्व्ड है। इसी प्रकार से तमाम वलयाकार है, वो भी एक कर्व शेप्ड है। अब आप ये सोच सकते हैं, जहां स्ट्रेट लाइनों का जो मानसिक प्रभाव था, मनोवैज्ञानिक प्रभाव था, क्या कर्व्ड लाइनों का वही है? नहीं। कर्व्ड लाइन की जो लहर है, जहां स्ट्रेट लाइन एक फर्म, दृढ़ और रूढ़ भावों के लिए ज्यादा उपयोगी होंगे, कर्व्ड लाइन सरलता, कोमलता, दुख, शोक या इस प्रकार के जो ये प्रतीति की बात है, इनके हर एक के लिए शब्द नहीं हो पाता है। ये सामने जब बात होती तो शब्द बन जाते हैं या समझ लिया जाता है, तो उसका भाव अलग होगा। इसी प्रकार से जिगजैग लाइन है। अब आप समझिए कर्व्ड लाइन, जिगजैग, आड़ी तिरछी, ये वो सब दुनिया भर का, तो ना वो स्ट्रेट लाइनों जैसा इंप्रेशन वहां आएगा, ना कर्व्ड लाइनों जैसा आएगा। अब ये हम सिंगल लाइन की बात करें, इन कर्व्ड लाइनों के पैटर्न भी हो सकते हैं। हम तमाम कपड़ों के ऊपर देखते हैं, परिधानों के ऊपर देखते हैं, लाइनों के पैटर्न होते हैं, उनका अलग अलग इंप्रेशन होता है। और ये आप किसी की टी शर्ट में देखिए, वर्टिकल लाइनें कुछ और कह रही होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइनें और कुछ कह रही होती हैं। यहीं पर इनकी अगर मोटाई बदल जाए, पतली और मोटी हो जाए, वहीं पर बात बदल जाएगी। उसके साथ कलर बदल जाए तो और बात बदल जाएगी। कपड़े का साथ में टेक्सचर अलग अलग हो जाए तो और बात बदल जाएगी। तो कितने तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वस्तु के माध्यम से मनोवैज्ञानिक प्रभाव को संप्रेषित करने के लिए। आलेख में अंतर्निहित तो जो सूक्ष्म तत्व है, अभिनेता के अलावा बाकी जो दृश्यमान तत्व हैं मंच पर, उनके माध्यम से दर्शकों तक संप्रेषित करने के लिए ये लाइन, कलर, टेक्सचर, बांस कितना उपयोगी हो सकते हैं, इस पर बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इसी तरह से टेक्सचर है। टेक्सचर मतलब सतह की बनावट। टेक्सचर क्या होता है? अलग अलग कपड़े होते हैं। यहाँ मृदुला भारद्वाज जी बैठी हुई हैं, अच्छी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, ये जानती हैं। खुरदरा टेक्सचर, जैसे टेपेस्ट्री का कपड़ा होता है या दरी का कपड़ा होता है, ये बड़े मोटे टेक्सचर, रफ टेक्सचर के होते हैं। मैंने सूत और खद्दर में भी अलग अलग लेवल का टेक्सचर आ सकता है। कुछ टेक्सचर स्मूथ होता है लेकिन शाइनिंग नहीं होता, कुछ स्मूथ और शाइनिंग भी होता है। इस तरीके से हम आप गौर कर सकते हैं कि सामने हमारी कोई चीज है अलग अलग टेक्सचर की, तो हम देखेंगे कि इनसे अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। और भले उसको आप शब्द में न बदल पाए, आप मन में फील करें, आप देखेंगे आपका कैरेक्टर कैसा है और उस समय उसकी मनोदशा क्या है। अभी मैं कैरेक्टर पर भी बात लाता हूँ, क्या क्या सोचना पड़ेगा। आगे मैं कॉस्ट्यूम पर जब बात करेंगे तो क्या क्या सोचना पड़ेगा, इस पर जिक्र होगा। उस आधार पर आप देखेंगे कि भाई टेक्सचर भी अलग अलग बात कह सकता है। रेशम जो कहेगा वो सैटन नहीं कहेगा। कॉमन जो सूती कपड़ा कहेगा कॉटन, वो टेरिकॉट नहीं कहेगा। टेक्सचर अलग अलग हो रही है, टेक्सचर अलग हो रहा है। रूबिया कुछ और कहेगा। और आपका ये होता है, आजकल आता है टेपेस्ट्री, तो खैर पर्दे का कपड़ा है ही है। काटसूल आता है, कॉर्डरॉय आता है और आपका कैशमेंट आता है। देखिए सबके टेक्सचर अलग अलग है ना। तो आप एक कॉमन सेंस से, इसके लिए बहुत ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको रंगों की पहचान के लिए वैन गॉग या पिकासो जैसे लोग होने की जरूरत नहीं है। रेम्ब्रांड या पेरेंडलो होने की, माइकल एंजेलो होने की जरूरत नहीं है। लेओनार्दो विंची होने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस ये हो जाता है
लेकिन हम कॉमन सेंस तक पहुंचे तो अक्सर हमारे और हमारे कॉमन सेंस के बीच में बड़ी दूरियां पैदा होती चली जाती। ज्यों-ज्यों हम नंदपन जी सुन रहे हैं हमारी बात को बहुत गौर से। जी जी क्या जी होता जी है, जी ज्यों-ज्यों हम पढ़ते चले जाते हैं, ज्यों-ज्यों हम ज्ञानी होते चले जाते हैं, ज्यों-ज्यों हम वर्कशॉप, वीएनए, एनएसडी और राडा तक पहुंच जाते हैं या मार्ट बास्कॉट थिएटर पहुंच जाते हैं, ज्यादा ऊंचाई में पहुंचने से होगा ही ना, जमीन से तो दूर हो ही जाएंगे। ये तो होगा ही ना, जमीन है कॉमन, ज्यादा ऊंचाई में जाओगे तो जमीन से दूर हो ही जाओगे भाई। तो जमीन पर रहते हुए ऊंचाई पर जाओ। जमीन पर रहते हुए पतंग ऊंची उड़ाई जा सकती है। अगर जमीन पर आदमी अपने हाथ से पतंग की जोर काट देगा तो पतंग नियंत्रण तो खो जाएगा। तो हम अपनी ऊंचाई में अपना नियंत्रण खो देते हैं क्योंकि हम जमीन से कट जाते हैं, तो कॉमन सेंस से भी कट जाते हैं और मामूली बात का उत्तर ढूंढने के लिए हम दुनिया को बड़े बड़े नामों का और पढ़ी गई किताबों का उदाहरण देने लगते हैं। और कबीर दास की तरह उन पर हंसी आती है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें न देखी, है ना, ये बात पैदा हो जाती है। तो आंखें न देखी कब होगा? जब आप मनुष्यत्व की जमीन पर रहेंगे, आप अपने एक मनुष्य की संचेतना, संवेदना और अनुभूति के धरातल पर विद्यमान रहेंगे, अपने पैरों को जमाए रहेंगे, तब आप लाइन कलर टेक्सचर मास को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मैं बात घुमा के ले आया, ठीक है। अब हाँ, भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं ना सर, वो। मैं चाहूंगी कि कुछ प्रैक्टिकल बातें करी जाए, जैसे तो अब आप बताइए, आप ही बात नाटकों, करिए। हाँ, नाटकों के उदाहरण से यदि हम जैसे आप तो भाई डिजाइन के गहराई तक गए हैं, लेकिन मुझे डिजाइन का एबीसीडी भी नहीं आता है। लेकिन मुझे कोई एक नाटक हाँ, करना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है हाँ, कि मुझे इसमें जी, कौन जी, सी जी, डिजाइन या कौन सा पर्दा या सोफा कैसा होना ठीक, चाहिए। तो ठीक, उसके लिए ठीक, यदि हम एक बिल्कुल। ऊपरी तौर पे सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये कहे या ये पूछना चाहे हाँ, कि एक सामान्य सा बच्चा जो 8-10 नाटक करने के बाद कहीं न कहीं अपने लिए कुछ डिजाइन बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या-क्या चीजें जी। हेल्पिंग रहेगी? हाँ, तो सबसे पहले तो अपनी जरूरत तय करनी पड़ेगी, और जरूरत कैसे तय होगी? नाटक पढ़ के तय होगी, जी, है ना, कि हमें करना क्या है। नाटक पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। और फिर वो नाटक को कौन निर्देशक कर रहा है, उनके साथ क्रिएटिव इंटरेक्शन और इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन होगा। उसके बाद जरूरत तय होगी। अब ये जरूरत अलग अलग हो सकती है क्योंकि नाटक अलग अलग शैली के होते हैं, है ना। यथार्थवादी शैली के हैं, क्लासिकल हैं, प्रयोग धर्मी हैं, लोक हैं, या तमाम तरीके हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, निर्देशक की अभिव्यक्ति की भंगिमा बदल जाती है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, अच्छा नाटक में ये लिखा है तो यथार्थ जीवन में जैसा होता है कोशिश करते हैं ऐसा ही मिल जाए। भाई नाटक में एक पर्दा लगना है कहीं पर, ये पर्दा कैसा होगा भाई, ये होगा तो, लेकिन उसके लिए भी बहुत कुछ सोचा जाएगा। नाटक के स्तर पर सोचा जाएगा, पात्र के स्तर पर सोचा जाएगा। नाटक के स्तर पर हमको क्या सोचना चाहिए, नाटक की थीम क्या है सबसे पहले, उसकी विषय वस्तु क्या है, नंबर 2 उसकी शैली क्या है, वो क्लासिकल है तो कहाँ का है, लोक है तो कहाँ का है, यथार्थवादी है तो उसका भावभूमि क्या है, वो आगे मैं बता रहा हूँ, और प्रयोगवादी है तो कैसे है, एक तो ये सोचना पड़ेगा। फिर उसका यथार्थवादी होने में क्या क्या सोचा और जाएगा, कौन सा लोकेल है, किस जगह का है, किस समय का है, ठीक है ना। और उसकी जो अंदर जो बात है, उस अलग अलग दृश्यों में मनोदशा क्या, मूड क्या है। एक हमारे बच्चे ये जरूर सुन लें, अ थिएटर और अ प्ले इज नॉट अ रिप्लिका ऑफ रियलिटी इवन इन रियलिज्म। यथार्थवादी शैली में भी एक नाटक यथार्थ की प्रतिमूर्ति नहीं होगा। यथार्थ में जैसा होता है, जैसा भौतिक दिखाई पड़ता है, वैसा भौतिक ज्यों का त्यों उठा के मंच पर रख देना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मंच पर हम भाव और विचार के लिए काम कर रहे हैं, ना कि लौकिक जीवन में कौन वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है इसके लिए काम कर रहे हैं। ये तो हम संग्रहालय में जाके देख लेंगे, ये तो हम घरों की विजिट करके देख लेंगे। तो बच्चों को उसके मूड पर बड़ा काम करना पड़ेगा, मूड क्या है, ठीक है। अब आते हैं पात्र पर।
जो पात्र की अगर उनको कॉस्ट्यूम करनी, ये जो भी मैंने बात बताई ये सेट को लेकर भी हो सकती है, कॉस्ट्यूम को लेकर भी हो सकती है। अब पात्र का 3 स्तर पर चरित्र चित्रण करना पड़ेगा, जो भी बच्चे हैं उनको सोचना पड़ेगा। पहला फिजिकल लेवल पर, दूसरा सोशल लेवल पर, तीसरा साइकोलॉजिकल लेवल पर। फिजिकल लेवल पर उसकी वो मेल है कि फीमेल है, उसकी एज क्या है और उसका जो शारीरिक दशा है, अवस्था है, वो क्या है। ये मोटी बात है। वो इसलिए सोचना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है, अभिनेता कोई और होता है, पात्र का स्वरूप कुछ और होता है। एक दुबले आदमी को मोटे आदमी का रोल करना पड़ सकता है और एक मोटे आदमी को दुबले आदमी का रोल करना पड़ सकता है ना, ऐसी मजबूरी आ सकती है। तो ऐसे में ये भौतिक जरूरत ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइन, कलर, टेक्सचर, मास्क का कैसा इस्तेमाल करें कि पतला आदमी थोड़ा सा मोटा लगने लगे, वो सच में मोटा नहीं हो जाएगा, आभास होगा। आभास क्रिएट करना होता है ना, इंप्रेशन क्रिएट करना होता है। और ऑडियंस हमारे सामने एक डिस्टेंस पर बैठी होती है और साथ में हम प्रकाश की भी सहायता ले लेते हैं, तो आभास क्रिएट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ये भौतिक स्तर पर। दूसरा है सामाजिक स्तर पर, वो किस सांस्कृतिक भौगोलिक पृष्ठभूमि का है, जरूरत पड़ सकती है, मतलब हमेशा जरूरत नहीं पड़ती। हर नाटक में ये जरूरत नहीं पड़ती कि उस पात्र का धर्म क्या है या संप्रदाय क्या है, ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी पड़ सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपका पात्र कहीं, आपके पात्र के माध्यम से कहीं ये एलिमेंट तो नहीं दिखाना है आपको। दूसरा आर्थिक स्तर, बौद्धिक स्तर, व्यवसाय, एजुकेशनल स्टेटस, तो इन सारी चीजों से भी आप कपड़े का चुनाव करेंगे, कपड़े के रंग का, कपड़े के टेक्सचर का, वो खद्दर का हो कि टेरिकॉट हो कि टेरिन हो कि कॉटरॉय हो कि कैसा हो, ये चुनने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, लेकिन हमेशा ये भी नहीं होता, कभी कभी उल्टी बात होती है। हम कहें ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटिव आदमी है, तो ये तो बड़ा वो लगना चाहिए, लेकिन उस नाटक में उसके कर्म बड़े खराब हैं, बड़ा कुकर्मी है वो। तो जो परिलक्षित हो रहा है, तो यहाँ पर जो चीज गौण हो जाएगी, भले वो डबल MA या ट्रिपल PhD हो, लेकिन यहाँ पर वो गौण हो। अगर वो चोरी में इन्वॉल्व है या भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है और आपने उसके भ्रष्टाचारी तत्व को ही ज्यादा उजागर करना है, तो आप वहां पर वो बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अच्छा, पात्र का व्यवसाय क्या है? कभी कभी क्या होता है, आप कपड़ों के माध्यम से या सेट के माध्यम से व्यवसाय का भी वो कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के कपड़े या डॉक्टर का घर। इसी तरह से टीचर है, टीचर के कपड़े, टीचर का घर। मोटे तौर पर मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं आगे और आता हूं दूसरे ढंग से। तीसरा आता है मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण। उस व्यक्ति का स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या है, अवगुण क्या है। ठीक है, और पर्टिकुलर सीन में या पूरे नाटक में उसका कार्य व्यापार या उसका उद्देश्य क्या है, या नाटक में आने वाले दूसरे पात्रों के साथ उसका मनोवैज्ञानिक अंतर संबंध क्या है। सामाजिक नहीं, वो पिता है उसका, वो उसका बेटा नहीं, सामाजिक नहीं, वो अलग। मनोवैज्ञानिक अंतर संबंध। कभी दूर के आदमी के साथ भी गाढ़ी मित्रता होती है, कभी घर के आदमी के साथ भी बड़ी घोर दुश्मनी होती है, और ये बात नाटक में, नाटक की विषय वस्तु है, तब आप ये दोनों भाई हैं ये नहीं दिखा पाएंगे। ये दिखाना उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा, दिखा देने में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन उनके अंतस को उजागर करना। अब मैं मुख्य बात पर आता हूं। मंच पर हमारा काम, जो शुरू में कह चुका हूं, अमूर्त को मूर्त में बदलना। जो मूर्त है वो तो मूर्त है ही है, हमारी चुनौती है अमूर्त को मूर्त में बदलना। तो ऐसे में वो कैसे होगा? कपड़ों के माध्यम। मूर्त तो कपड़े ही हैं या सेट है, तो इस हिसाब से सोचना पड़ेगा, तो आप एक हद तक काम कर सकेंगे। और गीतांजलि जी, हाँ, ये सत्र का हमारा समय खत्म होने वाला है, 2 मिनट बचे हैं, तो सेकंड में हम आपके साथ तो क्या पूरा दिन निकालना पड़ेगा, तब के जाके चीजें। मैं 2-3 बातें और कह दूं, लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते 3 बातें ध्यान में रखनी होती है। क्वालिटी ऑफ डिजाइन, अट्रैक्शन, सपोर्ट एंड फंक्शनल, इसका हमेशा ध्यान रखना है। और एस्थेटिक जो प्रिंसिपल है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कंट्रास्ट अगेंस्ट बैकग्राउंड, पोजिशनल कंट्रास्ट, जुक्सटापोजिशन, बैलेंस, वैरायटी, यूनिटी, एम्फेसिस, कंपोजिशन, इन सारी चीजों का भी बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ये सारे काम डायरेक्शन में भी आते हैं, ये सारे प्रिंसिपल डायरेक्शन में भी काम आते हैं। तो इनको अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छी कृति आप करेंगे, आपको NSD या राडा जाने की जरूरत नहीं होगी।
केवल जी, इतने भर असल के लिए। में गीतांजलि चाह रही थी कि आप किसी एक नाटक का, जो आपके नाटक का उदाहरण देके पूरी डिजाइन हाँ, समझाए तो बच्चे समझेंगे। मेरे ख्याल से गीतांजलि यही चाह रही थी। हाँ, गीतांजलि, लेकिन जी सर। अच्छा नहीं मैं आपकी नहीं, मैं चाह रही थी कि जो आप लेक्चर नहीं, दे अगर रहे हैं, उसकी फोटो नहीं, उसकी फोटोग्राफ मेरे पास अभी होती तो बात ज्यादा समझ में आती, मैं उसकी थीम बताता, है ना, एग्जाम्पल से, और हाँ उसके हिसाब से एग्जाम्पल से, हाँ तो वो चीजें जल्दी हाँ। कन्वे तो होती। अब ये अभी आप सूर्यमोहन जी बैठे हैं, सूर्यमोहन जी के प्ले में मैंने हर क्षण विदा में कॉस्ट्यूम डिजाइन करी थी, तो ये चीज जरा बाबा जी से सुन ली जाए, ये बहुत अच्छा रहेगा। 1995 में गौतम बुद्ध जी की, हाँ ये अच्छा कि उसमें इन्होंने मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम सौंपा था, है ना, तो मैं भी बाबा जुड़ा भाई था मेरे उसमें। काम का हैं। नहीं, हाँ, आप तो थे ही थे। हाँ, जितना स्मरण है सेकंड होगा। ललित, उतना हाँ। उतना बताएं आप। हमारी अब याददाश्त उतनी अच्छी नहीं रही, भूल गए, बहुत पुरानी बात है। क्या सर? अच्छा हाँ, मैं बाबा मैं 25 बताता साल हूँ, 24-25 साल उदाहरण पुरानी देता बात हूँ। हाँ, सर तो बाबा मैं समय संगत की खत्म होने वाला है, तो सेकंड अच्छा जो चलिए हमारा ठीक है, सत्र है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए ठीक, बहुत जी, बहुत जी। धन्यवाद है। अरे धन्यवाद की कोई फिर बात से नहीं। ज्वाइन करना सर। हाँ सर, फिर से ज्वाइन करना है। अच्छा फिर से ठीक है, ज्वाइन किए रहेंगे, लेकिन इस सेशन का